वेलकम एवरीवन टू ज्ञानी सी ज्ञान एट योर फिंगर टिप्स। और आज मैं ले आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर सर्कुलर जो आया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए। जल्दी से शुरू करते हैं, बताता हूं क्या है ये सर्कुलर, किस पे एप्लीकेबल है, किसके लिए रेलिवेंट है। सबसे पहली चीज, ये जो मास्टर सर्कुलर आया है ये आया है 7 मई 2024 को, और यही इसकी डेट ऑफ इशुएंस और डेट ऑफ एग्जिस्टेंस है। ये जो मास्टर सर्कुलर है ये रेलिवेंट है सब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए, कस्टोडियंस के लिए, डिपॉजिटरीज के लिए और रजिस्ट्रार ऑफ इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स जो इस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में डील करते हैं। सबसे पहले ये जो मास्टर सर्कुलर है ये सुपरसीड कर रहा है जो भी पहले सर्कुलर आए हैं। इससे पहले जो लास्ट हमारे पास सर्कुलर था वो 31 जुलाई 2023 का, उसके बाद 7 मई वाले ने उसको सुपरसीड कर लिया है। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं मास्टर सर्कुलर क्या कहता है, मास्टर सर्कुलर में लास्ट सर्कुलर की तो सारी डिटेल्स हैं, उसके बाद जो भी गाइडलाइंस और फर्दर सर्कुलर्स इशू करे गए थे 31 जुलाई के बाद से लेकर मई तक, वो सब इसमें इंक्लूड हो गए। अगर हम बात करें 31 जुलाई के बाद किस तरीके के सर्कुलर निकाले थे जिसको मास्टर सर्कुलर में मर्ज कर दिया, तो मेनली 4 से 5 टॉपिक जो थे मेन कवर करे गए थे। सबसे पहले डीमेटेरियलाइज फॉर्म के बारे में बात करें, किस तरीके से एआईएफ यूनिट्स की यूनिट्स को डीमेटेरियलाइज करना है, पोर्टफोलियो कंपनी की यूनिट्स को कब तक डीमेटेरियलाइज करना है, लिक्विडेशन स्कीम की फॉर्मेशन के बारे में बात किया गया था, इन स्पीसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में गाइडलाइंस आई थी, एक्सक्लूजन ऑफ एन इन्वेस्टर फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एआईएफ चैप्टर 24, ये नई गाइडलाइन आई थी, इसको यहाँ पे मर्ज किया गया। डायरेक्ट प्लान फॉर स्कीम्स एंड ट्रेल मॉडल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन इन एआईएफ, इसके बारे में बात हुई थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट था स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच लाने के लिए फॉर वैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो कंपनीज ऑफ एआईएफ, उसके बारे में बात हुई थी। तो जब से पहले बात करते हैं, ये जो मास्टर सर्कुलर है 126 पेज का मास्टर सर्कुलर है जिसको मैंने 2 भाग में बांट दिया है, चैप्टर और एनेक्सर्स। इसके अंदर 25 चैप्टर हैं टोटल और 17 एनेक्सर्स हैं जो इस मास्टर सर्कुलर में कवर करे गए हैं। जल्दी से बात करता हूँ क्या चैप्टर है, क्या कहानी बताना चाहते हैं, किन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं इस मास्टर सर्कुलर में। सबसे पहली चीज, अगर चैप्टर 1 टू 25 की बात करूं, 20 से लेकर 25 में नए टॉपिक्स को कवर किया गया, जैसे कि मैंने नीचे बता दिया था। ठीक है ना, नए टॉपिक्स की पहले बात करते हैं, फिर बात करते हैं चैप्टर 1 टू 20 में क्या है। जो पुरानी रेगुलेशन के ही फर्दर एनहेंसमेंट गाइडलाइंस आई हैं फॉर बेटर डिस्क्लोजर, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल वर्किंग इन दी एआईएफ। ठीक है ना, सबसे पहली चीज डीमेटेरियलाइज फॉर्म चैप्टर 20, 21, 22 ले आए थे। सबसे पहली चीज की भैया डीमेटेरियलाइज किस तरीके से यूनिट्स इशू करेगा एआईएफ, और डीमेटेरियलाइज फॉर्म में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना है एआईएफ ने, वो पोर्टफोलियो कंपनीज जो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है ना, 22 ले आए थे कि ठीक है ना, ये हो गया 20, 21, 22 ये ले आए थे स्टैंडर्डाइज अप्रोच फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वो मॉडलिटीज लाए थे। मॉडलिटीज का मतलब हो जाता है प्रोसीजर्स वगैरह क्या लाएंगे लिक्विडेशन स्कीम के लिए। अभी हमें पता है कि 2012 में एआईएफ की रेगुलेशन आई थी, उस 2012 के बाद अब जनरली टेन्योर 10+2 रहता है, तो काफी सारी स्कीम्स जो अपने लिक्विडेशन के स्टेज पे हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट नहीं कर पाई हैं, उनके लिए मॉडलिटीज लाए हैं फॉर लॉन्चिंग ऑफ एन लिक्विडेशन स्कीम एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस। ठीक है ना, इन स्पीसी डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग तरीके की वाटरफॉल होती है, उसमें से इन स्पीसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर गाइडलाइंस लाए थे कि किस तरीके से हम एक्सक्लूड कर सकते हैं पर्टिकुलर इन्वेस्टर को फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट आर्म, जहां पे वो उसका कुछ भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके का कंट्रोल हो सकता है, या फिर वो अलग से उसने कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में एग्री किया हो। चैप्टर 25 डायरेक्ट प्लान फॉर स्कीम्स ऑफ एआईएफ एंड ट्रेल मॉडल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। ठीक है ना, अब बाकी चैप्टर्स की मैं बात करूं, चैप्टर 1 टू 19 ये किसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चीज, चैप्टर 1 में हमने बात की है कि भैया ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम एआईएफ का क्या लाएगा, क्या रहेगा। जब भी आप एक नया एआईएफ खोलना चाहते हो भैया, किस तरीके से कौन सी वेबसाइट का यूज करना है, कहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। चैप्टर 2 फाइलिंग ऑफ पीपीएम एंड रिलेटेड कंप्लायंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब भी आप एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सेट कर रहे हो कि आपको पीपीएम फाइल करना पड़ता है, तो किस तरीके से पीपीएम फाइल होगा, ये सारा क्या नेक्स्ट यूज होंगे। चैप्टर 2, चैप्टर 3 बात करेगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्लेरिफिकेशन। चैप्टर 4 एएफ कहां कहां इन्वेस्ट कर सकता है। चैप्टर 5 ऑपरेशनल और प्रूडेंशियल नॉर्म्स है। कैटेगरी 3 एएफ के बारे में बात करता है। चैप्टर 6 नॉर्म्स है स्पेशल सिचुएशन फंड्स के बारे में। अगर आप नए तरीके के फंड्स एस्टेब्लिश करना चाहते हो जो एक स्पेशल सिचुएशन में हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सोशल कॉज हो सकते हैं, रियल एस्टेट कॉज हो सकते हैं, उन केसेस में क्या होगा। ठीक है ना, अगर आप पार्टिसिपेशन करना चाहता है एआईएफ इन क्रेडिट डिफॉल्ट को, आप चैप्टर 9 ले आए। चैप्टर 10 ले आए ट्रांजेक्शन इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थ्रू आरएफक्यू रिक्वेस्ट फॉर कोट। चैप्टर 11 बाकी क्लैरिफिकेशंस थी
ऑपरेशनल और प्रूडेंशियल नॉर्म्स। चैप्टर 12 एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए ले आए थे, क्या फ्रेमवर्क होगा फॉर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। चैप्टर 13 ऑब्लिगेशंस, भैया जो भी एआईएफ का मैनेजर होगा, उसका जो स्पॉन्सर या ट्रस्टी होगी, उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशन चैप्टर 13 में कवर करेंगे। चैप्टर 14 इन्वेस्टमेंट कमेटी के गठन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कमेटी में क्या क्या मेन चीजें हैं उसको कवर करेंगे। चैप्टर 15 रिपोर्टिंग बाय एआईएफ। चैप्टर 16 है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग ऑफ एआईएफ, जो क्रिसिल और एनएससी को जनरली काम दिया गया है, क्या क्या उसके लिए गाइडलाइंस है, ये थोड़ी डिटेल में गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 17 इन्वेस्टमेंट चार्टर और डिस्क्लोजर ऑफ कंप्लेंट बाय एआईएफ किस तरीके से होगा, वो चैप्टर 17 बात करेगा। चैप्टर 18 वहां पे बात करेगा कि भैया स्टैंप ड्यूटी, तीन तरीके से स्टैंप ड्यूटी आती है, कलेक्शन, ठीक है ना, इशू, ट्रांसफर और सेल के ऊपर, किस तरीके से होगा वो चैप्टर 18। चैप्टर 19 चेंज, अगर आप चेंज करना चाहते हो स्पॉन्सर में या मैनेजर में, या फिर चेंज इन कंट्रोल हो जाए तो क्या गाइडलाइन फॉलो करती है। तो ये टोटल 25 चैप्टर इस मास्टर सर्कुलर में डिस्कस हुए हैं। इसके अलावा 17 एनेक्सर्स हैं जो इस मास्टर सर्कुलर में कवर करे हैं, जो एनहांस करते हैं, जो इन गाइडलाइंस को, जो इन चैप्टर्स को सपोर्ट करते हैं। क्या है वो एनेक्सर, जल्दी से समझते हैं। सबसे पहली चीज, एनेक्सर 1 और 2 बात करता है पीपीएम का क्या टेम्पलेट रखना है जब आप फाइलिंग कर रहे हो, नया एएफ बनाने जा रहे हो। कैटेगरी 1 और 2, कैटेगरी 1 और 2 के लिए पीपीएम टेम्पलेट एनेक्सर 1 में है, कैटेगरी 3 के लिए एनेक्सर 2 में है। एनेक्सर 3 ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट लगता है जब आप पीपीएम टेम्पलेट दे रहे हो, तो हम कैसे मान लें कि जो आपने पीपीएम में लिखा है वो सही है। तो भैया मर्चेंट बैंकर जो सभी का बंदा है, मर्चेंट बैंकर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट एक किस तरीके से, किस फॉर्मेट में होगा एट द टाइम ऑफ पीपीएम सबमिशन, वो यहाँ पे साइन करके देगा, वो यहाँ पे ऑथराइज करके देगा। दो एनेक्सर आएंगे एनेक्सर 3 के अंदर, एनेक्सर ए, एनेक्सर बी। एनेक्सर ए में भैया पूरा डिस्क्लोजर होगा, ये सेबी, ठीक है ना, सेबी एएफ रेगुलेशन 2012 की ये रेगुलेशन है और ये हमने पूरी करी है। एनेक्सर बी में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो उसको बतानी है कि भैया ये हम पूरा करें, ठीक है ना। इसके बाद एनेक्सर 4 वेवर की बात करता है। अगर आप वेवर लेना चाहते हो दो चीजों से, वेवर अगर आप कंप्लाई नहीं करना चाहते सेबी के टेम्पलेट से, आप उसको एनहांस कर गया कुछ और तरीके का कंप्लायंस करना चाहते हो, तो क्या फॉर्मेट रहेगा वो एनेक्सर 4 के अंदर है। प्लस अगर आप वेवर लेना चाहते हो ऑडिट कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ द पीपीएम, ये मैंडेटरी कर दिया सेबी ने। बेसिकली मैंडेटरी होता है कि जो भी पीपीएम के टर्म्स हैं, क्या वो एएफ कंप्लाई कर रहा है या नहीं। अगर आप नहीं करते तो आपको वेवर लेना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या होगा, एनेक्सर 4 बताएगा। एनेक्सर 5 ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर इंटीमेटिंग चेंजेस इन द पीपीएम। हर साल के आखिरी में 30 दिन के अंदर अंदर आपको सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भैया ये पीपीएम में चेंजेस हुए हैं, और उन चेंजेस को वेट करता है मर्चेंट बैंकर, जिसके लिए ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एनेक्सर 5 डिफाइन करता है। एनेक्सर 6 इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में। जनरली यूएसडी 1500 मिलियन की कैप है हमारे इंडिया के अंदर, जो अब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ओवरसीज की, क्या क्या फाइलिंग के वक्त डिटेल्स सेबी को चाहिए, वो पूरा का पूरा एनेक्सर 6 में बताया गया। एनेक्सर 7 इन्फॉर्मेशन फॉर सेल ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, जब भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सेल होगी तो एनेक्सर 7 ने फॉर्मेट दिया है किस तरीके से इंटिमिडेशन होना चाहिए, किस तरीके से आप उनको री इन्वेस्ट कर सकते हो फंड्स को, क्या टाइम लिमिट होती है, वो सारा एनेक्सर 7 में डिफाइन किया गया। एनेक्सर 7 मोडालिटीज फॉर ए क्रेडिशन, ए क्रेडिटेड इन्वेस्टर। ए क्रेडिटेड इन्वेस्टर को मैं बोलता हूँ बड़ा इन्वेस्टर, जिसकी नेटवर्थ अच्छी, जिसका कारोबार अच्छा, जिसका बिजनेस अच्छा, वो जब एआईएफ में घुस रहा है उसके लिए स्पेशल कंडीशन, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल वैलिडिटी, स्पेशल बेनिफिट्स ऑफ अवेलमेंट, स्पेशल विड्रॉल कंसेंट लाना जरूरी था। एनेक्सर 8 ने उसके बारे में बात करी। एनेक्सर 9 बात करता है अंडरटेकिंग, कौन देगा, सीईओ देगा, कंप्लायंस ऑफिसर देगा, मैनेजर ऑफ द एआईएफ। फॉर्मेट दे दिया एनेक्सर 9 में, भैया ये अंडरटेकिंग हमें तुमसे चाहिए। एनेक्सर 10 स्टूवर्डशिप कोड। स्टूवर्डशिप कोड का क्या मतलब होता है, ट्रांसपेरेंसी रखो। सबसे पहली चीज, एआईएफ का काम क्या है, इन्वेस्टमेंट करना। जो एआईएफ का काम है इन्वेस्टमेंट करना, उस इन्वेस्टमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या बिना लिखे आ जाती, नहीं आती। तो 6 प्रिंसिपल दे दिए स्टूवर्डशिप कोड के, स्टूवर्डशिप कोड के, कि जो ट्रांसपेरेंसी लाने में मदद करे इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। एनेक्सर 11 फॉर्मेट देगा वेवर टू बी प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर्स। एनेक्सर 12 फॉर्मेट ऑफ सीटीआर कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट 30 दिन के अंदर अंदर साल के फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो आपको सबमिट करनी पड़ती है, उसका फॉर्मेट पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया गया, ये हमारी रेगुलेशन का कंप्लायंस होना चाहिए। एनेक्सर 13 लाए टर्म शीट लिया एंजल फंड्स के लिए, भैया एंजल शीट लॉन्च करो, टर्म शीट का फॉर्मेट है यूज करो, जल्द से जल्द एंजल फंड्स बन जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए, बहुत बढ़िया एनेक्सर, बहुत बढ़िया प्रस्ताव है सेबी के द्वारा। एनेक्सर 14 ऑपरेशनल गाइडलाइंस है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। एनेक्सर 15 वहां पे बात करता है इन्वेस्टर चार्टर क्या होगा। एनेक्सर 16 कंप्लेंट्स डेटा टू बी डिस्प्लेड बाय द एआईएस फॉर ईच स्कीम। और एनेक्सर 17 लिस्ट ऑफ रिसेंटेड सर्कुलर, ये पुराने सर्कुलर जिनको ओवरकम कर दिया है इस मास्टर सर्कुलर ने, उसके बारे में बात करेंगे।
तो जल्दी से डिटेल में स्टडी करते हैं मास्टर सर्कुलर के 25 चैप्टर्स और 17 एनेक्चर्स को। जल्दी से, ये है मास्टर सर्कुलर आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैंने बता दिया 7 मई को ये एग्जिस्टेंस में आ रहा है, इन सब के लिए रेलिवेंट है, ठीक है ना। बाकी जो भी पहले के सर्कुलर थे उनको सुपरसीड कर दिया है। लास्ट मास्टर सर्कुलर जुलाई 31 का था जिसको इसने सुपरसीड कर दिया। यहाँ पे ये बता रहा है कि भैया मास्टर सर्कुलर जो था उसको तो सुपर कट सीड कर लिया, बट सेबी की जो बाकी अदर जो भी पब्लिकेशंस है, अदर जो भी मास्टर सर्कुलर्स हैं, उनको इसने सुपरसीड नहीं किया। जैसे कि जीएसटी के कैसे लेवी होगा ऑन द फीस पेबल टू सेबी, क्या अप्रोच रहेगी सिक्योरिटीज मार्केट डेटा की गाइडलाइंस और आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज, वो एज इट इज रहेगा, आपको उनका फॉलो करना है, ठीक है ना। तो पुराने सारे चीजें कैंसिल हो गए, रिसेंड हो गए जो मास्टर सर्कुलर थे, और इसने इसको सुपरसीड कर लिया, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी आपका केस पहले का चल रहा है या फिर कोई भी आपने फाइलिंग करी है पुराने सर्कुलर्स के हिसाब से, तो वो वैलिड रहेगी और उन सर्कुलर्स के हिसाब से माना जाएगा कि वो इस सर्कुलर के भी कंप्लायंस में है, ठीक है। जल्दी से फिर उसके बाद सीटीआर का बता दिया था कि सीटीआर इस नए फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए, जो पहले हुआ है वो भी सही है। अब जो लेटेस्ट होगा आगे के बाद 7 मई के बाद जो भी है इस मास्टर सर्कुलर को फॉलो करो, ठीक है ना। उसके बाद जल्दी से बात करते हैं आगे क्या है। चैप्टर्स मैंने डिस्कस कर लिए कौन कौन से 25 चैप्टर है और 17 एनेक्सेस हैं। जल्दी से बात करते हैं पहले चैप्टर वन की। चैप्टर 1 जो आया है वो बात करता है ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम फॉर एआईएफ। सिंपल सी बात याद रखना, ये ठीक है ना, ये जो वेबसाइट है siportal.sebi.gov.in, ये आपका पोर्टल है जहां पे जाको आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर आप एक नया एआईएफ बनाना चाहते हैं, चाहे कैटेगरी 1 हो, कैटेगरी 2 हो, कैटेगरी 3 एआईएफ हो, जो भी स्ट्रक्चर हो, एलएलपी हो, कंपनी हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है ना, आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है, अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, पीपीएम फाइल करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फाइल करने हैं। कंप्लायंस सीटीआर रिपोर्ट्स भी यहाँ पे फाइल होंगी, क्यूएआर भी यहाँ पे फाइल होगा। ये सेबी का इंटरमीडिएरी पोर्टल है। कहीं पे भी कुछ इशू हो, मैनुअल को रेफर करो, पोर्टल की हेल्पलाइन है उसको आप रेफर कर सकते हो। इसके बाद चैप्टर 2 आया, फाइलिंग ऑफ पीपीएम एंड रिलेटेड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। सबसे पहली चीज, 2 टेम्पलेट्स याद रखना है, एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2। एनेक्चर 1 कैटेगरी 1 और 2 कैटेगरी 2 एआईएफ के लिए, और एनेक्चर 2 है कैटेगरी 3 एआईएफ के लिए। क्या टेम्पलेट रहेगा वो एनेक्चर में डिफाइन कर दिया, उस टेम्पलेट का यूज करो। अगर उस टेम्पलेट को यूज नहीं कर रहे तो भैया वेवर ले लो एनेक्चर 4 के अंदर, ठीक है ना। तो क्या टेम्पलेट होंगे, क्या डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, वो सारे के सारे टेम्पलेट में दे रखा है। टेम्पलेट में 2 पार्ट आ जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए बात करता है कि भैया मिनिमम डिस्क्लोजर ये तो होने चाहिए। पार्ट बी सप्लीमेंट्री सेक्शन होता है जो फुल फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है फंड को कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पार्ट बी में ले लो। पार्ट ए जो है इसको तो मानो, पार्ट बी कुछ एडिशनल है जो आपके फंड में अलग है, बाकी फंड से जो अलग है इस पीपीएम के टेम्पलेट से, आप वो पार्ट बी के अंदर डाल सकते हो, ठीक है ना। तो एनेक्चर मैंने बता दिया, एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2। एक चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पीपीएम बना रहे हो डिटेल्ड टेबुलर एग्जांपल आपको देना है 3 चीजों के बारे में कि भैया जो आप फीस चार्ज करने वाले हो पहली चीज, और जो डिस्ट्रीब्यूशन वाटरफॉल होगा उसके बारे में एक डिटेल टेबुलर एग्जांपल देना मैंडेटरी है। उसके बाद रेगुलेशन 11(2) ने बात करी थी डिसिप्लिनरी एक्शन, ये एक नई चीज है। सबसे पहली चीज पीपीएम में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो भी आपका एआईएफ का स्पॉन्सर है या मैनेजर है या जो भी ट्रस्टी है, ठीक है ना, जो एआईएफ को चलाएगा, ठीक है ना, अगर उसके ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन है वो इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, जो कंट्रीब्यूटर आपके एआईएफ में इन्वेस्ट करने वाला है, तो वो सारी की सारी डिटेल डिसिप्लिनरी एक्शन आपको देना है। तो वो उसके बारे में गाइडलाइन दे दी गई है कि अगर कोई भी आपके आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग और पास्ट केसेस है वो आपको बताने इसके अंदर जरूरी है। जो भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस आपके चल रहे हैं पीपीएम में आपको डिस्क्लोज करने जरूरी है, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे बोल दी, कुछ भी ऑपरेशनल एक्शन से छोटे मोटे केसेस हो, ठीक है ना, या फिर कोई भी ऐसे केसेस जहां पे पेनल्टी 5 लाख से ज्यादा नहीं है, या फिर जहां पर भी ठीक है ना, उसके बाद अगर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन था जहां पर 5 साल से ज्यादा का कोई भी मॉनेटरी पेनल्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये किसके केस में, कोई भी अगर डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है, कंटिजेंट लायबिलिटी भी आपको बताना पड़ेगा अपने नए इन्वेस्टर को कि भैया हमारे ऊपर ये कंटिजेंट लायबिलिटी है, ये पीपीएम में डिस्क्लोज कर देना। फिर उसके बाद मोडालिटीज, अलग अलग टर्म्स वगैरह लाइफ और फाइलिंग ऑफ पीपीएम थ्रू मर्चेंट बैंकर। जब मर्चेंट बैंकर के थ्रू लाना चाहते हो, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट है, एनेक्चर 3 है, पूरा का पूरा डिफाइन करेगा मर्चेंट बैंकर जो सेबी का बंदा है, ठीक है ना, क्या क्या उसको टेम्पलेट में यूज करना चाहिए वो पूरा का पूरा एनेक्चर 3 के अंदर डिफाइन कर दिया गया। रेगुलेशन 12(2) कहती है कि एएफ, ठीक है ना, उनको जब भी एएफ लॉन्च कर रहा है स्कीम सब्जेक्ट टू फाइलिंग ऑफ द पीपीएम, आपको मर्चेंट बैंकर का ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। फिर मर्चेंट बैंकर कौन होगा ये डिफाइन किया गया कि भैया मर्चेंट बैंकर जो है सबसे पहली चीज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्पॉन्सर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, स्पॉन्सर और मैनेजर से ड्यू डिलिजेंस उसको ठीक है ना अपनानी है जब भी वो देखेगा कि जो पीपीएम है इट इज फॉलोइंग द डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड बाय द एएफ गाइडलाइंस और मास्टर सर्कुलर, ठीक है ना। डिटेल्स ऑफ मर्चेंट बैंकर आपको पीपीएम में डिस्क्लोज करना पड़ता है। मर्चेंट बैंकर कौन अपॉइंट करेगा,
करेगा, शैल नॉट बी, ठीक है ना, आपको स्पॉन्सर ट्रस्टी अपॉइंट करेगा और वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए एआईएफ का स्पॉन्सर या फिर एआईएफ के स्पॉन्सर मैनेजर या ट्रस्टी का, ठीक है ना। अगली बात आ जाती है पीपीएम कब तक वैलिड रहेगा। सिंपल सी चीज याद रखना, टाइमलाइन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ फर्स्ट क्लोज ऑफ स्कीम्स ऑफ एआईएफ। सबसे पहली चीज, पहले क्या होता था, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, फर्स्ट क्लोज और फाइनल क्लोज। फर्स्ट क्लोज क्या हो जाता है कि जब आपने पहला कमिटमेंट लेटर अपना साइन कर लिया था, ठीक है ना, वो आपका फर्स्ट क्लोज हो जाता है। उस फर्स्ट क्लोज के 12 महीने तक आपका पीपीएम वैलिड रहता है, ठीक है ना। उससे पहले पहले फर्स्ट क्लोज नहीं देखा जाता था, ठीक है ना, उसके बाद पहले कुछ और देखा जाता था, अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, फर्स्ट क्लोज ऑफ अ स्कीम shall be declared not later than 12 months from the date of SEBI communication for taking the PPM of the scheme on record। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया फर्स्ट क्लोज कब डिक्लेयर कर सकते हैं। भैया कमिटमेंट साइन नहीं हो रही है, किस दिन तक फर्स्ट क्लोज डिक्लेयर करते हैं, तो बहुत बढ़िया, मास्टर सर्कुलर में क्लेरिफाई कर दिया गया पैरा 2.3 के अंदर कि फर्स्ट क्लोज किसी भी स्कीम का डिक्लेयर हो सकता है नॉट लेटर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेबी कम्युनिकेशन फॉर टेकिंग द पीपीएम ऑफ द स्कीम ऑन रिकॉर्ड। जब आप पीपीएम फाइल करोगे सेबी को, सेबी आपके पीपीएम में बहुत सारे चेंजेस बताएगा, बट जो फाइनल पीपीएम होगा वो उसको ऑन रिकॉर्ड ले लेगा। तो जब वो उसको ऑन रिकॉर्ड ले लेगा, उसके 12 महीने के अंदर आप फर्स्ट क्लोज मैक्सिमम डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है ना। ये नॉर्मल केस के अंदर है। अगर आपकी ओपन एंडेड स्कीम है, ओपन एंडेड स्कीम और क्लोज एंडेड स्कीम जनरली कैटेगरी 3 के कंसेप्ट में आ जाए। इन केस ऑफ ओपन एंडेड स्कीम्स कैटेगरी 3, द फर्स्ट क्लोज शैल रेफर टू द क्लोज ऑफ देयर इनिशियल ऑफर पीरियड, ठीक है ना। कॉर्पस ऑफ द स्कीम जो होगा जब आप फर्स्ट क्लोज डिक्लेयर करो, शैल नॉट बी लेस देन द मिनिमम कॉर्पस स्पेसिफाइड इन द एएफ रेगुलेशन। मिनिमम कॉर्पस जब हिट होगा तभी आपका फर्स्ट क्लोज हो सकता है, ठीक है ना। कमिटमेंट प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर और मैनेजर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट क्लोज टू द एक्सटेंट टू मीट द अफोर्सेड, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जनरली होती है दो रिक्वायरमेंट होती है, 5 करोड़ और ठीक है ना, उसके बाद 5 करोड़ और कॉर्पस का लिमिट होता है जनरली 2%, ठीक है ना। शैल नॉट बी रिड्यूस्ड और विड्रॉन और ट्रांसफर्ड पोस्ट फर्स्ट क्लोज, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्लोज एक लार्ज वैल्यू फंड हो जाते हैं। लार्ज वैल्यू फंड होते हैं वो फंड जहां पे एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर होता है। एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर मतलब वो इन्वेस्टर जहां पे 70 करोड़ से कम का कोई इन्वेस्टर नहीं है, उसको मैं बोलता हूं लार्ज वैल्यू फंड। So the large value fund for a credited investor scheme shall be declared not later than 12 months from the date of grant of registration of the AF or date of filing of the PPM of the scheme with the SEBI whichever is later। तो यहाँ पे इनको एक्सटेंशन दे दी। दो चीज, जनरली क्या होता है, पीपीएम आपका रिकॉर्ड तो जल्दी हो जाता है बट रजिस्ट्रेशन लेटर आने में टाइम लगता है, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन लेटर से आप ले सकते हो। इन केस द फर्स्ट क्लेम ऑफ द स्कीम इज नॉट डिक्लेयर्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, एआईएफ को फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट क्लोज करने में नाकाम हो जाते हैं तो, ठीक है ना। फिर अगला आ जाता है ऑडिट ऑफ द टर्म्स ऑफ द पीपीएम। सबसे पहली चीज भैया, पीपीएम तो बना लिया, क्या पीपीएम फॉलो होता है कि नहीं होता, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए मैंडेटरी कर दिया कि भैया पीपीएम के टर्म्स का ऑडिट करना बहुत जरूरी है। तो भैया ये एनुअल ऑडिट होगा। सबसे पहली चीज, पहला बात आपको बताना पड़ेगा, इसके अंदर सारी चीजें चेक होंगी जो भी पीपीएम के टर्म्स हैं और रिस्क फैक्टर्स, लीगल रेगुलेटरी टैक्स ट्रैक रिकॉर्ड, फर्स्ट टाइम, ये सारा ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शन है। इसके बाकी जो चीजें पीपीएम के कवर टर्म्स उनको फॉलो करना मैंडेटरी है, ठीक है ना। अब क्या ऑडिट सबको करना है, कुछ एक्सेप्शन है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, 6 महीने के अंदर अंदर आपको फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट ऑफ द कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ पीपीएम शैल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, और जो भी फाइंडिंग्स है, ठीक है ना, विद करेक्टिव स्टेप्स अगर कोई भी है, ट्रस्टी को देनी पड़ेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है ना। और ठीक है ना, अगर कुछ भी है जहां पे आपको लगता है कि भैया, तो ट्रस्टी बाद में सोचेगा कि क्या वो सेबी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना। द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट किस पे अप्लाई नहीं करेगा, शैल नॉट बी रेज्ड। अगर आप ठीक है ना, देखो सिंपल सी चीज है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट तब नहीं होगी अगर आपने कोई फंड रेज ही नहीं किया, भैया ऑडिट की काई की रिक्वायरमेंट। अगर सेकंड चीज, अगर आप एंजल फंड हो तो आप पे रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप लार्ज वैल्यू फंड बोल सकता हूं मैं, अगर आप एआईएफ या स्कीम हो जहां पे हर एक इन्वेस्टर जो है मोर देन 70 करोड़ की कमिटमेंट साइन करके बैठा है, इन केसेस के अंदर आपके ऊपर एनुअल ऑडिट ऑफ कंप्लायंस विद द पीपीएम टर्म्स इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। इसके बाद अगली चीज आ जाती है चेंजेस इन द पीपीएम। अगर पीपीएम के टर्म्स में चेंजेस होते हैं, साल के अंदर कुछ भी चीज बदल जाता है, ठीक है ना, टर्म्स बदल गए, मैनेजमेंट फीस बढ़ गई और भी लीगल चेंजेस हो जाते हैं, रेगुलेटरी रिस्क चेंज हो जाते हैं, तो ये जो पीपीएम के चेंजेस है ये वेट करेगा। सबसे पहली चीज मर्चेंट बैंकर, ठीक है ना, पहला पॉइंट है मर्चेंट बैंकर वेट करेगा, और ये आपको इंटिमिडेट करने पड़ते हैं कब, ठीक है ना, विद इन 1 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको अपने इन्वेस्टर्स को इंटिमेट करने पड़ते हैं कि
ये चेंजेस हैं, और वो आपको बताना पड़ता है। विद दो चीजें बतानी पड़ती हैं, क्या चेंज हुआ है प्लस रेलिवेंट पेजेस कहाँ कहाँ चेंज हुआ है, ठीक है ना। प्लस मर्चेंट बैंकर से वेट भी करवाना पड़ता है कि ये जो उससे ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो एनेक्चर 5 के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट टर्म है मटेरियल चेंज को डिफाइन किया गया। मटेरियल चेंज वो है जो भी एक ऐसा चेंज पीपीएम में जो इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाए, वो मटेरियल चेंज है, ठीक है ना। तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या एग्जांपल है मटेरियल चेंज के, ये कुछ एग्जांपल दिए गए। भैया आपका स्पॉन्सर या मैनेजर चेंज हो गया, उस स्पॉन्सर मैनेजर का कंट्रोल चेंज हो गया, फी स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, और हर्डल रेट में चेंज हो गया, इस तरीके से कि जिसकी वजह से हायर फीस आ रही है जो यूनिट होल्डर्स को चार्ज हो रही है। तो ये कुछ मटेरियल चेंज है, ठीक है ना, जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो उनको इंटीमेट हो जाने चाहिए। फॉलोइंग प्रोसेस शैल बी फॉलोड बाय द एएफ, क्या है, एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स, ठीक है ना। अब सिंपल सी चीज है भैया, दो चीजें हो जाती हैं। अब क्या हो गया, आपने मटेरियल चेंज हुआ, मटेरियल चेंज से इन्वेस्टर खुश नहीं है, इन्वेस्टर को पसंद नहीं है ये मटेरियल चेंज, उसको आपको एग्जिट देना पड़ेगा। आप एग्जिट कैसे दे सकते हो, दो चीजें, बाय आउट और रिडेम्पशन। बाय आउट का मतलब है आप उसकी यूनिट्स खरीद लो, बाय आउट नहीं कर सकते, उसकी यूनिट्स को रिडीम कर दो। तो सिंपल सी चीज है, अगर कोई इन्वेस्टर ना खुश हो आपके चेंजेस से जो पीपीएम में हुए हैं, मटेरियल चेंज हो गया, आपको इन्वेस्टर को एग्जिट देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगली चीज आ जाती है, अगर क्लोज एंडेड स्कीम्स है तो एक और चीज है, ठीक है ना। उसके बाद आप एग्जिट ऑप्शन, तो बाय आउट तो दे ही सकते हो, ठीक है ना। प्रायर टू बाइंग आउट ऑफ दी सच यूनिट्स, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी, दो दो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन होगी, ठीक है ना। उसके बाद एवरेज, और उन दोनों वैल्यूएशन का एवरेज आप ले लोगे, ठीक है ना। क्लोज एंडेड स्कीम्स कैटेगरी 3 में जनरली एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये जो पूरा प्रोसेस है जहां पे आपको डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देना, उनको पूरा का पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करना, बाय आउट करना, 3 महीने के अंदर अंदर उनका हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद प्रोसेस ऑफ एग्जिट, अगर फिर भी अगर हम कैसे मान ले कि भैया हमारे जो मटेरियल चेंजेस हैं वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं, सुपर मेजोरिटी 75% अगर लोग खुश हैं आपके चेंज से, तो भैया खुश है, बाकी 25% आपको बाय आउट या रिडेम्पशन में ले जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, पीपीएम के टर्म्स के बारे में। चैप्टर नंबर 3, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्लेरिफिकेशन। भैया नई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, कुछ क्लेरिफिकेशन है दो, ठीक है ना। इसमें पैरा 3.1 इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या कहता है, ठीक है ना। इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको मिल जाएगा जब आप अपनी रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड दे दोगे, ठीक है ना, इन केस ऑफ ट्रस्ट, और ड्यूली फिल्ड पार्टनरशिप डीड अगर नहीं सबमिट होगी विद इन द स्पेसिफाइड, द एप्लीकेंट शैल फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन। इन प्रिंसिपल है भैया, जब आप अपनी एप्लीकेशन दे रहे हो, ट्रस्ट डीड भी साथ में दो, अगर नहीं दोगे तो आपको एप्लीकेशन आपकी फुलफिल नहीं होगी और फ्रेश एप्लीकेशन फिर से फाइल करनी पड़ेगी। चेंज इन द कैटेगरी ऑफ एएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कैटेगरी, आपने जब एएफ बनाया तो आपको लगा कि भैया मैं कैटेगरी 2 में बना रहा हूं, बट आपके फिर ऑब्जेक्टिव चेंज हो गए, तो आप कैटेगरी 1 में शिफ्ट करना चाहते हो। क्या चेंज हो सकता है, हो जाएगा, बट नई फ्रेश एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैन चेंज, ठीक है ना। उसके बाद कैन नॉट चेंज इट्स कैटेगरी सब्सिक्वेंट टू रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। ले सकता है, सेबी का अप्रूवल ले ले, ठीक है ना, उसके बाद कर सकता है, ठीक है ना। तो एक और सबसे पहली चीज, ओनली एआई, और ये सबसे पहला कंडीशन है अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हो। पहला क्राइटेरिया, आपने इन्वेस्टमेंट ना करी हो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली तो भैया अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे। ओनली एएफ्स हु हैव नॉट मेड एनी इन्वेस्टमेंट के आर एलिजिबल फॉर चेंजिंग देयर कैटेगरी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है, कोई भी एएफ प्रपोजिंग टू चेंज इट्स कैटेगरी, सबसे पहली चीज एप्लीकेशन देगा फॉर्म ए के अंदर सेबी को, ठीक है ना। और जब भी सेबी को एप्लीकेशन जाती है, फीस जाती है कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की, ठीक है ना। 1 लाख रुपए की फीस पे करे, फॉर्म ए फाइल करे और अपनी सेबी में एप्लीकेशन डाल दे, ठीक है ना। अगर एआईएफ ने रिसीव करी है कुछ भी कमिटमेंट या फंड्स रेज करे हैं प्रायर टू एप्लीकेशन ऑफ द चेंज, तो उनको लेटर इंटीमेटेशन देना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स को की, और उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया मैं चेंज कर रहा हूं। द एएफ शैल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट अदर देन इन लिक्विड फंड्स और बैंक डिपॉजिट टिल द अप्रूवल इन चेंजेस। जब तक उसमें उसको कोई कमिटमेंट्स भी आ गई हैं तो वो जब तक वो कमिटमेंट को सिर्फ लिक्विड फंड्स, बैंक एफडीज में रखेगा, और तब तक आप बोलोगे ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता जब तक सेबी उसका नेम चेंज को अप्रूव नहीं कर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर 4 पे, जो बात करता है इन्वेस्टमेंट इन एएफ। सिंपल सी बात करता है, रेगुलेशन 10 ये कहती है कि किसी भी एएफ के अंदर 3 लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो इंडियन हो, या तो फॉरेन हो, या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियंस हो, ठीक है ना। किस तरीके से, बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ यूनिट्स, ये 3 लोग एएफ में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे दुविधा यहाँ पे आ जाती है कि कोई ऐसा बंदा हमारे एएफ का पार्ट ना बन जाए, कोई ऐसा बंदा एएफ का पार्ट ना बन जाए जो ऐसी कंट्री से हो जिसके साथ इंडिया के नाते
ना हो, या फिर जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है, तो बोला गया कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है रेजिडेंट होना चाहिए किसका, ऐसी कंट्रीज का जो सिग्नेटरी हैं IOSCMMO, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिनके साथ साइंड है, उसका रेजिडेंट हो, ठीक है ना। पहली चीज, एआईएफ एक्सेप्ट कर सकता है कमिटमेंट किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर से जो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, बट अप्रूव होना चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ बोल दे कि भैया ये इसको मीट नहीं करता, बट आप इनसे पैसे ले सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, कोई भी जो इन्वेस्टर है एक ऐसी जगह से नहीं होना चाहिए जो इन्वेस्टर या उसका कोई भी बेनिफिशियल ओनर शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द सैंक्शन लिस्ट नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। कोई भी ऐसी जुरिस्डिक्शन का ना हो जहां पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज होती हैं, जो अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट नहीं कर पाई है कंट्री, ऐसी कंट्री से पैसे मत उठाओ। इसके बाद कहता है कोई कैसी कोई इन्वेस्टर है जो अभी तक तो फॉलो करता था, बट लेटर ऑन क्या होता है कि ऐसी सैंक्शन लिस्ट का पार्ट हो जाता है जो अलाउ नहीं है, तो उन केसेस में आप उनसे ड्रॉ डाउन लेना बिल्कुल बंद कर दो और सेबी को इंटीमेट कर दो और ऐसे इन्वेस्टर को एग्जिट दो और खत्म करो उसके साथ नाता, ठीक है ना। उसके बाद अगली चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि सारी एएफ को इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी उनके मार्केट डॉक्यूमेंट्स हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसे नहीं किसी को भी आप बांट दो, ठीक है ना। इसके बाद अगली चीज हमारे पास जो आ जाती है रेगुलेशन 10C। रेगुलेशन 10C कहती है कि भैया कोई भी एएफ में इन्वेस्ट कर रहा है ना, मिनिमम 1 करोड़ की कमिटमेंट तो होनी चाहिए, बट ये 1 करोड़ की कमिटमेंट किस पे एप्लीकेबल नहीं होती है, जहां पे सब्सक्रिप्शन होती है बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द मैनेजर ऑफ द एएफ फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, उस केस में 25 लाख की लिमिट दे दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओपन एंडेड स्कीम्स की, ठीक है ना, फर्स्ट सिंगल लंपसम इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो जो भी अपनी लिमिट स्पेसिफाइड है उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये था चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 स्पेसिफिक है कैटेगरी 3 एएफ के लिए। कैटेगरी 3 एएफ के लिए कुछ नॉर्म्स लाने इंपॉर्टेंट थे, ऑपरेशनल और प्रूडेंशियल, जो उनके बारे में बात करें, ठीक है ना। जनरली ये किससे रिलेटेड है, एनएवी कैसे निकालें, लेवरेज कैसे निकालें, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स के बारे में, 3 चीजों के बारे में मेन बात हुई है। सबसे पहली चीज कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स फॉर कैटेगरी 3 एएफ। कैटेगरी 3 एएफ के बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, किस तरीके से वो अपने इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म निकालना चाहते हैं, वो या तो इन्वेस्टेबल फंड्स के बेसिस पे निकाल सकते हैं या तो नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे निकाल सकते हैं, ये उनके ऊपर दे दिया है, बट ड्यूरिंग द ईयर चेंज मत करो, ठीक है ना। एक बार जो डिसाइड कर लिया उसी को फॉलो करो, अगले साल चेंज कर लेना, 1 साल के अंदर अंदर बार बार चेंज मत करो। और किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स निकाल रहे हो, अपने पीपीएम में सही तरीके से उसको डिस्क्लोज कर देना, यही ये कहना चाहते हैं, ठीक है ना। कैटेगरी 3 एफ को बोला कि भैया कोई भी इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म निकाल रहा है बेस्ड ऑन एनएवी, तो इन 3 चीजों का ध्यान रखिए। क्या है, सबसे पहले जो लिमिट है फॉर इन्वेस्टमेंट इन द लिस्टेड इक्विटी, ठीक है ना, वो कैलकुलेट किया जाएगा बेस्ड ऑन द एनएवी ऑफ द फंड ऑन द बिजनेस डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच कैटेगरी 3 एफ मेक सच इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट करी उस दिन से प्रीसीडिंग जो भी एनएवी चल रही है उसके बेसिस पे। एनएवी ऑफ द एफ शैल बी द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज, उस सिक्योरिटीज जो एडजस्ट करोगे मार्क टू मार्केट गेन और लॉसेस को एडजस्ट करके आपको एनएवी निकालनी पड़ेगी, और इसमें से कोई भी फंड जो बोरो करते हैं उसको एक्सक्लूड कर दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड कर देना मार्क टू मार्केट गेन और लॉसेस ऑफ द सिक्योरिटीज में, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आ जाती है 10% की लिमिट दे दी गई, पैसे ब्रीच अगर कंसंट्रेशन नॉर्म में हो जाता है 30 दिन का समय रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है ना। फिर लेवरेज की बात आ जाती है, जनरली कैटेगरी 3 एएफ इन्वॉल्व करते हैं लेवरेज में, मतलब अपने रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग या बोरोइंग वगैरह वो करते हैं, डेरिवेटिव्स में पैसा डालते हैं। तो भैया सिंपल सी चीज बोली गई है, जब आप लेवरेज कर रहे हो तो 2x का रेशियो मेंटेन करो। 2x का मतलब क्या, लेवरेज जो है आपका कैसे निकलता है, लेवरेज निकलता है आपका जो टोटल एक्सपोजर है। टोटल एक्सपोजर किस में होगा, लॉन्ग डेरिवेटिव, शॉर्ट डेरिवेटिव, बाय और सेल ऑप्शन में, डिवाइडेड बाय जो आपके फंड की एनएवी है, ये 2x से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो लेवरेज है कैटेगरी 3 एफ का शैल नॉट एक्सीड 2 टाइम्स ऑफ द एनएवी ऑफ द फंड, ठीक है ना। ये चीज को याद रखना है आपको लेवरेज नॉर्म्स को। कैटेगरी 3 एफ इन्वेस्टिंग इन द यूनिट्स ऑफ अदर एएफ मे अंडरटेक लेवरेज नॉट एक्सीडिंग 2 टाइम्स। भैया अगर आप किसी और एएफ में भी इन्वेस्ट करो एज अ कैटेगरी 3 एएफ, आपका लेवरेज 2x से ज्यादा ना हो। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोजर एंड एनएवी के बारे में बात करी गई है, किस तरीके से आपको एनएवी निकालना है। सिंपल सी चीज है, सम ऑफ द मार्केट वैल्यू लेनी है, मार्क टू मार्केट लॉसेस की और कैश वगैरह इंक्लूड करने के लिए। एक्सपोजर को किस तरीके से लेना है, फ्यूचर प्राइस इनटू लॉट साइज इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में बात करी गई है। आइडल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एक्सक्लूड कर दे, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपोजर, बट आप एनएवी में लेते हो, एक्सपोजर में नहीं लेते, ठीक है ना। अगर आपकी लेवरेज लिमिट्स जो है 2x ब्रीच हो जाती है, ये आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, अपने कस्टोडियन को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भैया मेरी लेवरेज एक्सीड हो गई है एट द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वर्किंग डे आपको उसको ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है। अगर नहीं होता भैया, कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड को इंटीमेट करे कि यार यहाँ तो गड़बड़ हो रही है। तो अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, ठीक है ना, एक तो उसको 10 बजे तक बताना है, रिपोर्ट करना है कस्टोडियन को। अगर वो नहीं कर पाती है, कस्टोडियन अगले दिन के 10 बजे तक सेबी को इंटीमेट कर देगा कि लेवरेज फॉलो नहीं कर रहा है ये वाला कैटेगरी 3 AIF। अब सबसे सिंपल सी चीज भैया, अगर आप लेवरेज में इन्वॉल्व कर रहे हो तो कोई अंदर इंटरनल कमेटी होनी चाहिए जो इन चीजों का ध्यान रखे कि आप नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बिल्कुल यही है। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस कहते हैं कि सबसे पहली चीज, सब कैटेगरी 3 AIF को एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट कंप्लायंस फंक्शन बनाना पड़ेगा, मेंटेन करने पड़ेंगे अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स फॉर ट्रेड सैंक्शंस वगैरह, और फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ेगी, कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, रेगुलेशन 21 का पूरा फॉलो करना पड़ेगा। रिडेम्पशन नॉर्म्स अप्लाई करेंगे ओपन एंडेड स्कीम्स में। लोग ओपन एंडेड स्कीम में लोग आएंगे जाएंगे, दुनिया भर चलता नहीं रहेगा, तो इन केसेस के अंदर आपको रिडेम्पशन के नॉर्म्स होंगे, किस तरीके से रिडेम्पशन होगा, ठीक है ना, किस तरीके से लिक्विडेट होगी, लिक्विडिटी निकाल हुए किस दिन की एनएवी लेनी है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप ओपन एंडेड स्कीम्स में अगर आपका कॉर्पस ब्रीच हो जाता है, आपको एक पर्टिकुलर कॉर्पस मेंटेन करना पड़ता है 20 करोड़ का, अगर वो 20 करोड़ से कॉर्पस कम हो जाएगा, ठीक है ना, फॉल्स बिलो 20 करोड़, तो एआईएफ को इंटिमिडेट करना पड़ेगा सेबी को 2 दिन के अंदर अंदर। जब भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आ जाए रिडेम्पशन और आपका कॉर्पस उससे कम आ रहा हो, शैल और एआईएफ को नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा और उसको 20 करोड़ के अंदर अंदर ले जाना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर, अदरवाइज आपको अपनी कैटेगरी 3 एआईएफ की परमिशन चली जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, नॉर्म्स फॉर स्पेशल सिचुएशन फंड। स्पेशल सिचुएशन फंड जनरली सेबी लाया था डिस्ट्रेस्ड फंड्स के लिए। जनरली क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स में लॉस हो रही हैं और ठीक है ना, अपना जहां पे हम बात करें कि सरफेसी को लाके अपना इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लाया, तो इन सब के लिए स्ट्रेस फंड्स का लाने की जरूरत था। तो हर एक जो स्पेशल सिचुएशन फंड्स है, इनका कॉर्पस सबसे पहले बोल दिया गया एटलीस्ट 100 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए स्पेशल सिचुएशन फंड का। दूसरी चीज बोली गई कि स्पेशल सिचुएशन फंड एक्सेप्ट कर सकता है इन्वेस्टमेंट ऑफ वैल्यू नॉट लेस देन 10 करोड़ एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर से, ठीक है ना। 10 करोड़ से कम नहीं इन्वेस्ट ले सकता, बट अगर एक रेटेड इन्वेस्टर है तो 5 करोड़ से कम नहीं ले सकता, एम्प्लॉय से 25 लाख तक ले सकता है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हैं भैया। सबसे पहली चीज कॉर्पस 100 करोड़ का, इंडिविजुअल इन्वेस्टर से 10 करोड़ कम नहीं लेने, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर 5 करोड़ से कम नहीं लेने, एम्प्लॉय है तो 25 लाख से कम की कमिटमेंट नहीं लेनी है, ठीक है ना। ये लाए थे, ठीक है ना। उसके बाद आईबीसी में भी आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है एसएसवी, बस उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करें। स्पेशल सिचुएशन फंड जो है मास्टर डायरेक्शन जो रिजर्व बैंक का आया था उस पे भी ठीक है ना, उसको फॉलो करते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेस फंड्स का है। स्ट्रेस्ड लोन अगर एक्वायर्ड करा जाएगा बाय स्पेशल सिचुएशन फंड्स इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 58, ठीक है ना, मिनिमम लॉक इन पीरियड है 6 महीने का, आप 6 महीने के अंदर अंदर उसको बेच नहीं सकते। तो ये था मेरा चैप्टर 6। पार्ट 2 के अंदर मैं लाऊंगा चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 25 और बाकी एनेक्स्चर।